अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो जब हमारा अराइवल डे था, हम पहुँचे, लंच किया हमने और फिर उसके बाद ज़ोहर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो जब हमारा अराइवल डे था, हम पहुँचे, लंच किया हमने और फिर उसके बाद ज़ोहर हॉल चले गए थे। ज़ोहर हॉल में बैठे हैं तो ब्रीफिंग वगैरह हुई है, रूल्स वगैरह पता चले हैं। फिर उसके बाद आपको हमें एक वो फ़ाइल दे देते हैं। उसके अंदर फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, एक टीए चिट होती है और एक और फॉर्म होता है, जिसमें आपकी स्विमिंग प्रोफिशिएंसी वगैरह आपको पता होनी चाहिए अपनी, और कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। उधर बस आपने मॉडरेट, वेरी वेरी गुड या कुछ ऐसे करके वो आपको बता देंगे कि जैसे ही आपने वैसे लिख देना। फॉर्म में अपने पेरेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने बहनों के बारे में पता होना चाहिए, अपने भाई के बारे में पता होना चाहिए, क्या एजुकेशन की है, पेरेंट्स ने क्या एजुकेशन की है, बहनों की शादी हुई भी है तो किससे हुई भी है, और उनकी लाइक वो क्या करते हैं वगैरह वगैरह XYZ। और अपने जो घर की, आपके घर वाले लाइक आपके पेरेंट्स जो लैंड ओन करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है, रेंटेड है या फिर ओन है, क्या लाइक आप उधर रह रहे हैं या फिर आपने रेंट पे दी हुई है या ऐसी पड़ी हुई है सिर्फ। और एरिया उसका ज़रूर पता होना चाहिए। मुझे अपने घरों में से सिर्फ 2 का ही एरिया पता था, बाकियों का नहीं पता था। अच्छा, फॉर्म 4 फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। एक चीज़, एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि 4 फॉर्म जो होते हैं आप उसको 2 के सेट में बना लो। 1 2 और 3 4, इन दोनों को 2 सेट में रख के ना, जो ब्रीफिंग दे रहा होता है ना पहली फॉर्म की आपको, तो आपने पहला फॉर्म फिल करते हुए ना अपने साथ ही ना दूसरा फॉर्म भी फिल करना शुरू कर देना। बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर डिफरेंस। आप दोनों फॉर्म, वो आपका ना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा फिर उससे। आपके 4 फॉर्म फिर अच्छे से जल्दी फिल हो जाएँगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप पहले 1 फॉर्म करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप 2 के सेट बना लो, पहला फॉर्म फिल करते-करते दूसरा भी वही फिल कर लो। और अगर वो ब्रीफिंग के दौरान आपके पास इतना टाइम होता है कि आप 2 फॉर्म आराम से फिल कर लेते हो, उसकी ब्रीफिंग के दौरान। और तीसरा और चौथा फॉर्म जैसे ही वो चुप कर जाए ना, कुछ भी ना हो, और अगर वो कोई काम-शाम अपना कर रहे हैं और कोई अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपना तीसरा और चौथा फॉर्म भी फिल करने लग जाओ। किसी से भी नहीं पूछो, ना किसी को देखो ज़हन में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो साइकियाट्रिस्ट का जो फॉर्म होता है उसके पीछे एक वो आपको एक वो बताते हैं, टॉपिक बताते हैं, उसके ऊपर आपने 4 से 5 लाइनें लिखनी होती हैं, जितनी मर्ज़ी लिख दो आप। मेरा वो टॉपिक था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ योर माय लाइफ, और उस पे आपने जल्दी से जल्दी लिखना होता है, जितना जल्दी लिख लो। आपको 4 मिनट बोल के 2 मिनट देते हैं। टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको जो टाइम बताते हैं वो असल में वो टाइम नहीं होता। और फिर उसके बाद हमें, उसके बाद उन्होंने एक एसे का एक वो चिट थी उसी फॉर्म में, वो फाइल में एसे मेरा आया था कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर पे कैसे अफेक्ट करता है। और उस पे आपको 30 मिनट बोलते हैं, लेकिन आपको देते वो 15 से 20 मिनट ही हैं, 18 मिनट देते हैं मेरे ख्याल से वो। टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छे से करनी है। मैंने उसके ऊपर 3 पेजेस लिखे थे तकरीबन, और मैंने अच्छा लिखा था। ऐसे मेरा बहुत अच्छा था। बाकी ये डे 1 था सिंपल बस। और सर डे 2 पे हमारा साइकियाट्रिस्ट डे जो होता है, सबसे पहले आपको जोर हॉल में 7 बजे ले जाते हैं। सुबह नाश्ता कराने के बाद सुबह आपको जल्दी उठा देते हैं, 5:30 बजे उठा देते हैं, और 6:30 बजे आपको नाश्ते के लिए बुलाते हैं, और 7 15 से 20 मिनट होता है नाश्ते के लिए। 7 बजे वो घंटी बजा देते हैं कि आप ना जोहर हॉल में पहुँच जाओ। जोहर हॉल में आप जाते हैं तो आपका 8 बजे के दौरान आपका शुरू होता है साइकियाट्रिस्ट टेस्ट। सबसे पहले हम मेरे जो हुए तो कंप्यूटर टेस्ट हुआ था। सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था वो मेरा था मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ। और वो होते हैं कोई 50 होते हैं मेरे ख्याल से, 50 टू 60 होते हैं। टाइम इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, आप आराम से कर लेते हो। फिर होता है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है एक, और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपने गौर करना है कि जो बुक्स में आईएसबी की बुक्स हैं वैसे सेम टू सेम सिंपल पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं आता। 2 पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। एक बहुत डिफरेंट होता है, एक में ऑप्शंस ना बहुत डिफरेंट करके दे देते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़न, रेयरली, नेवर। और फिर ये एक फर्स्ट का ऑप्शन होगा, दूसरे का ऑप्शंस होंगे कि एग्री, डिसएग्री, ऐसे वाले। बहुत डिफरेंट होते हैं, प्रोबेबली ऐसे वाले होते हैं। और जो दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो बहुत आसान होता है। वो 150 होते हैं कोई उसमें सिर्फ एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल और स्ट्रांगली एग्री, ये वाले होते हैं। उसमें आपने कोशिश करनी है, आपने ज़्यादातर ना एग्री और डिसएग्री पे स्टिक रखना है, ताकि आपका अगर फर्स्ट वाला जो अगर एक
फर्स्ट और 75 वाला अगर आपके दोनों सेम है ना, तो आप एग्री और डिसएग्री ही रखो ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिसएग्री भी ना जाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एग्री भी ना जाओ। अगर आपकी हॉबीज़ और आपके इंटरेस्ट्स ऐसे हैं, तब ही आपने स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर 3 टेस्ट होते हैं कंप्यूटर पे। वो ख़त्म होने के बाद आपको दे देते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। सबसे पहले उर्दू के होते हैं, फिर 2 उर्दू के होते हैं, 25-25 उर्दू के और 25-25 इंग्लिश के। अब उर्दू का ऐसा सीन होता है ना कि मैंने गलती जो की थी वो थी, मैंने ना एग्ज़ाम्पल्स सबसे ऊपर सबसे नंबर 1 पे एक एग्ज़ाम्पल दी होती है, मैंने वो फ़िल कर दी थी जल्दी-जल्दी में। वो आपने ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम्पल से नीचे वाली से फ़िल करना शुरू करना है। मेरा उसमें भी ऑब्वियसली टाइम कुछ सेकंड्स ही होते हैं, वो उसमें लग गया था। वो आपको बोलते 6 मिनट है लेकिन आपको देते ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट ही हैं। टाइम मैनेजमेंट आपने ख़ास ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे आपको बोलते 6 मिनट है, देते 3 मिनट है और 20 मिनट बोल के 10 मिनट देंगे, ऐसे होता है, ठीक है? फिर सेंटेंस कंप्लीशन सर इंग्लिश के 25 वर्ड्स थे, उर्दू के इंग्लिश और उर्दू के ना 4 सेट्स थे ना, तो 4 थे टोटल सॉरी, 2 सेट्स थे, 4 टोटल थे इंग्लिश उर्दू के 25-25। वो फिल करने के बाद सर एक फ़ाइल हमें दे देते हैं, जिसके अंदर वैट होता है और पेजेज़ होते हैं ना एक्स्ट्रा 5 पेजेज़ होते हैं। वैट 100 सेंटेंसेस मुझे याद तो नहीं है ख़ैर इतनी कोई, ये 2-3 वर्ड्स याद हैं मुझे। क्राइम एक था जो मैंने छोड़ दिया था, वो कि जो कि बहुत नेगेटिव मेरा गया होगा इम्प्रेशन, कि मैं उसके बारे में लिख नहीं पाया था कुछ भी। मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। मैंने ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं कुछ भी नहीं करके आया था, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। कहीं किसी अकेडमी से मैंने कोई कुछ भी नहीं किया था। तो मेरे तैयारी नहीं थी ऑब्वियसली, तो मैं तभी नहीं लिख पाया था, मुझे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कुछ। एक क्राइम था, मनी और गार्डन, मुझे ये 3 याद हैं। और फिर उसके बाद सर जो स्टोरी राइटिंग होती है, 4 स्टोरीज़ दिखाते हैं और उसके ऊपर आपने लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लिख दो तो बेहतर है, वरना जितना मर्ज़ी लिख दो। एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो तो आपने 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है। पास्ट बताना है पिक्चर का, आप देख रहे हो पिक्चर, पास्ट बताना है, फिर आपने उसका प्रेज़ेंट बताना है और आपने उसका फ्यूचर बताना है, ठीक है? मेरी पहली पिक्चर जो थी वो था एक बच्चा ना किसी चीज़ के साथ लिपटा हुआ है और बहुत सहमा हुआ है, जैसे डरे डरे हुए नहीं देख रहा होता कैमरे की तरफ, वैसे डरा हुआ है। दूसरी तस्वीर मेरी थी 3 दोस्त ना एक बैठे होते हैं सर्कल में और उस उनके दरमियान में एक बोर्ड पड़ा होता है ना, तो वो बोर्ड पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तीसरी पिक्चर थी एक बच्चा बहुत ज़्यादा उदास है और पीछे उसके 2 लड़का और लड़की हैं जो कि एक अंकल से बात कर रहे हैं। जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती की हो और उसके ऊपर ना वो अंकल उसको डाँटने के लिए आ रहा हो, तो ऐसा कुछ था। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा था। और चौथी पिक्चर थी जो कि बहुत नेगेटिव पिक्चर थी, वो थी कि एक लड़की सो रही होती है और एक लड़का दरवाज़े से ना मुँह ऐसे बाहर निकाल कर ना और उसका हाथ दोनों ना एक हाथ पीछे होता है ना, जैसे उसके हाथ में कुछ हो। बहुत नेगेटिव पिक्चर थी, उसके ऊपर भी मैंने लिख दिया था, अच्छा लिखा था। मैंने लिखा था कि 2 बहन-भाई हैं, भाई शहर से बाहर था किसी काम से, वो वापस आया तो उसने अपनी बहन को उठाया कि उसने कुछ खाना-पीना है और उसको कुछ बना देना। और मैंने ना अपने उसमें भी लिखा हुआ था ना, क्या कहते हैं, जो मैंने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी लिखा हुआ था कि मुझे खाना खाने का बहुत शौक है ना। अच्छा सर, फिर उसके बाद हमारी पॉइंटर स्टोरीज़ आ गई थी। मेमोरेबल नाइट करके कुछ थी। लास्ट नाइट वाज़ वेरी मेमोरेबल बट आगे स्टोरी कंप्लीट करनी थी। और दूसरी थी एक लड़का था जो एकदम से गायब हो गया। कुछ ऐसे करके थी ना, इंग्लिश में थी। फिर सर उसके बाद एसआरटी थे। एसआरटीज़ में ऐसे था कि 4 एसआरटीज़ थी, जिसमें पहली एसआरटी थी जिसमें जो फ्रेंड होता है वो चीटिंग कर रहा है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं, चीटिंग कर रहा है, उसके बाद चीटिंग मटीरियल है और जब टीचर उसके करीब आने लगता है ना, तो चीटिंग मटीरियल आपके सीट के नीचे फेंक देता है और वो टीचर देख लेती है और वो कहती है कि चीटिंग आपने की है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? दूसरी एसआरटी थी कि आपका फ्रेंड है ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स करता है और वो आपको कह रहा है कि मुझे ना लाइक ड्रग्स ला के दो, मुझे मेडिसिन ला के दो, आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करोगे? तीसरी थी कि आपका जो आपका जो फ्रेंड है ना, वो कुछ बहुत गलत काम कर रहा है और आप उसको लाइक उधार देना है आपने उसका, आपने उसको पैसे देने हैं और आप उसको कैसे रोकोगे उस चीज़ से कि वो गलत चीज़ें ना करे।
चौथी जो थी कि आपके कज़न है जिसकी 2 दिन बाद शादी है और उसको एक लड़का ना बुली कर रहा है, साइबर बुली कर रहा है कि उसके पास ना उसकी तस्वीरें हैं। आई डोंट नो कैसी तस्वीरें थी, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, बट वहाँ पे तस्वीरों का सिर्फ़ ज़िक्र था। तस्वीरें हैं तो आप उसको कैसे टैकल करोगे ना? फिर सर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी बताने लगा हूँ, मैं नहीं लिख पाया था उसके अंदर इतना और वो है मेरिट्स और डीमेरिट्स। वो मेरिट्स और डीमेरिट्स आपसे ऐसे पूछते हैं कि आपको बोलते हैं कि अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अच्छी आदत बताएँ और अपने ओपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुरी आदत बताएँ। अब मुझे आइडिया नहीं था कि इधर मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं, तो मैं उधर कुछ भी नहीं लिख पाया था और मैंने एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया था, जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा गया था, जो कि था वेरी इगोइस्टिक। हालाँकि मैं बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझे जानते हैं। मैंने वो ऐसे लिखा था कि मेरा ओपोनेंट मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा ना, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि उधर मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना है। तो जो फ्रेशीज़ हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि वहाँ पे आपको बोलेंगे कि अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मेरिट्स बताएँ। उधर आपने अपने मेरिट्स लिखने हैं, उस फ्रेंड को छोड़ दें और जो ओपोनेंट है, उधर ओपोनेंट को छोड़ के अपने डीमेरिट्स लिखने हैं आपने। यही कर-कुर के सर हमारे को 12 बजे हम फारिग हो गए थे। साइक की रात को सर ग्रुपिंग हो गई थी और अगले दिन डे 3 जीटीओ डे था और सबसे पहले तो हमारा ग्रुप था उनको जोहर हॉल ले गए थे। सारे ग्रुप्स को एक लाइन में बिठा दिया था फिर जीटीओ आता है। जीटीओ अपने ग्रुप को ले जाता है एक दूसरे वो हॉल में होता है एक वो जीटीओज़ का ही होता है ना उधर ले गया था और उधर एक रूम में जाके एल शेप्ड सोफ़े पे बिठा दिया था। लेक्चरेट होना था सबसे पहले, तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारा ग्रुप कौन-सा है? हमने बोला हमारा उन्होंने हमें हमारा ग्रुप बताया, ग्रुप डी था हमारा। तो उन्होंने पूछा कि जो कोई वर्ड बताएँ डी से, तो मैंने बगैर हाथ खड़ा किए मैंने बोल दिया था डिसिप्लिन। तो उन्होंने सबको फिर उन्होंने बोला कि अपना हाथ खड़ा करें, फिर जब मैं बोलूँगा, तो फिर आपने जवाब देना। तो फिर उन्होंने सबसे पूछा तो काफ़ी लड़कों ने कॉपी कर ली थी जो मैंने डिसिप्लिन बोला हुआ था। सबसे पहले मैंने ही बोल दिया था डिसिप्लिन। फिर सर लेक्चरेट के सबसे जो 11 नंबर वाला था मेरा चेस्ट नंबर 20 था। जो 11 नंबर वाला था सबसे लास्ट वाला था मैं। 11वें नंबर वाले को जीटीओ ने टॉपिक दिया था, मुझे टॉपिक याद नहीं है लेकिन उसको टॉपिक देके बाहर भेज दिया और उन्होंने हमसे ना कोई न्यूज़ पूछा ना। तो सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा कि मैंने हाथ खड़ा किया ना न्यूज़ के लिए, तो मैंने जो न्यूज़ बताई उन्होंने मुझे बोला ना कि आप बताएँ। तो मैंने न्यूज़ जो बताई वो थी अबाउट क्रिकेट। तो क्रिकेट की मैंने ये बताई थी कि उम, जो साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गया। उससे पहले एक इंट्रो होता है आपका छोटा-सा जिसमें आपकी हॉबीज़ और आपका नाम पूछते हैं ना, तो उसमें भी उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था कि आप फुटबॉल खेलते हो? मैंने कहा यस सर। कहती कौन-सी पोज़ीशन पे? मैंने बोला लेफ्ट बैकवर्ड्स पे। कहता आपका फ़ेवरेट प्लेयर कौन-सा है? मैंने कहा नेमार। कहते नेमार आपका फ़ेवरेट प्लेयर है? वो तो स्ट्राइकर है। तो मैंने बोला सर आई लाइक हिज़ स्किल्स। तो कहता अच्छा ठीक है। तो कहता है क्रिकेट भी खेलते हो? मैंने कहा सर। कहता है अच्छा ठीक है। तो मैंने क्रिकेट के रिलेटेड ही न्यूज़ बताई थी, आपके जो इंटरेस्ट्स हैं आप उसके बारे में न्यूज़ बताएँ आपको कोई भी आती है तो। सर लेक्चरेट हुआ, मेरी आखिरी बारी थी, मेरा लेक्चरेट आपको 2 डेढ़ मिनट के लिए, डेढ़ 2 मिनट के लिए आपको बाहर भेजते हैं और उस दौरान अंदर जो आपके साथ वाला होता है ना, उसका लेक्चर चल रहा होता है। मेरा टॉपिक था को-एजुकेशन इंक्रीज़ेज़ इमोरैलिटी। मैंने वो चूज़ किया था, दूसरा टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा अपना और मैंने उसके बारे में बोला था डेढ़ 2 मिनट और उससे पूछ सर उसके बाद हमें जो मिलिट्री प्लानिंग का हमें उन्होंने वो देने लगे थे इंट्रोडक्शन वगैरह कि मिलिट्री प्लानिंग कैसी मतलब कैसे आपने करनी है। उसमें सर एक चीज़ का ख़्याल बहुत बहुत रखना है, दिमाग में अपने रखना है। जीटीओ जो होता है सर वो आपकी अटेंटिवनेस देख रहा होता है कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं। जीटीओ जब एक्सप्लेन कर रहा होता है ना मिलिट्री प्लानिंग के बारे में कि ये इस तरह है, इस इधर से इधर तक जाना है आपने ये चीज़ें, तो उस टाइम ना वो चीज़ें गलत बोलेगा। जैसे डब्ल्यू को वी बोल देगा, 20 को 40 बोल देगा, हेलीकॉप्टर की स्पीड 120 अगर है तो उसको 60 बोल देगा। तो वो आपकी अटेंटिवनेस देखना चाह रहा होता है कि आप कितने अटेंटिव हो। अच्छा फिर उसके बाद आपने एक चीज़ मिलिट्री प्लानिंग में ज़रूर याद रखनी है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड इसके फ़ॉर्मूलाज़ की प्रैक्टिस करें, इनको आपको आना चाहिए, ज़बानी आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। मेरी मिलिट्री प्लानिंग अच्छी नहीं हुई थी, मैंने टाइम भी गलत लिखा था और मैं कुछ एग्ज़ीक्यूट भी नहीं कर पाया था जब मेरी बारी आई थी। तो वो बारी-बारी सबको उठाते हैं ना कि आप अपना प्लान बताएँ, तो किसी का भी प्लान सही नहीं था, किसी ने भी अच्छा प्लान नहीं बताया था।
फिर उसके बाद जब डिस्कशन की बारी आई तो सब ना ऊँचा-ऊँचा बोलने लग गए थे मिलिट्री प्लानिंग के दौरान कि मेरी बात सुनो, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं उस टाइम कुछ भी नहीं बोल पाया था। मुझे किसी ने बोलने की मतलब इतने ज़्यादा मेरे डोमिनेंट थे सब ग्रुप वाले, मेरा ग्रुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतने डोमिनेंट थे मेरे ग्रुप वाले, वो ना मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मैं हेस्टी नहीं हो रहा था ज़्यादा, मैं चुप करके बैठ के सुन रहा था उनकी बातें। तो आई डोंट नो मैंने अब ये ठीक किया या नहीं किया, बट मैं अब मेरे जो साथ वाला था ना चेस्ट नंबर 19, मैं उसको कुछ भी अगर बात करने की कोशिश करता था तो मुझे इग्नोर कर देता था। मैं कुछ भी नहीं कहता था, मैं सीधा हो जाता था। मैं फिर उसके बाद ना मिलिट्री प्लानिंग के लिए मैंने चेस्ट नंबर 19 को ही वोट किया कि उसका प्लान मुझे लग रहा था शायद इसको आता है थोड़ा बहुत, ये बोल रहा था कि मेरी बात सुनो, मैं ये करता हूँ वगैरह वगैरह। तो 3 लोगों ने इसको वोट किया था, तो इसकी जब बारी है तो इसे मिलिट्री प्लानिंग नहीं हुई। हमारी वहाँ पर ही ना फेल हो गया था। उसके बाद सर हमें बोला कि पीटी ड्रेस में चेंज हो जाएँ और हमें ले गए थे उसके बाद पीजीटी के लिए, पीजीटी और ऑब्स्टिकल्स के लिए। सर हमें लेके गए हैं ऑब्स्टिकल्स वो तो पीजीटी के लिए जब, तो पीजीटी में एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। आपने 3 स्टेज होती हैं, 2 प्लैंक्स होते हैं और 1 रोप होती है और 1 ड्रम होता है। आपने ड्रम और रोप्स वगैरह को ना प्लैंक्स की मदद से अपनी टीम को भी ना आगे 3 स्टेजेस पार करनी होती हैं। अब वो स्टेजेस नहीं देख रहे होते, वो असल में आपकी टीम वर्क देख रहे होते हैं। सबको यही पता है कि टीम वर्क देख रहे होते हैं। आपने एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है, बी पोलाइट, कोशिश करो सबसे एंड पे रहो। कोशिश करो सबसे मुश्किल चीज़ भी खुद करो। जैसे मैंने बहुत मुश्किल मैं सबसे एंड पे था, मेरा चेस्ट नंबर 20 था ना, तो सब आगे जाई जा रहे थे। और सारे जब आगे जा रहे थे तो मैं कोशिश कर रहा था कि ना ऑब्वियसली जब मैं सबसे एंड पे हूँ तो पीछे मेरे लिए कुछ सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है। तो सारे जब आगे चले जाते थे, प्लैंक कोई पीछे मतलब पकड़ने वाला नहीं होता था, तो मेरा प्लैंक ना वॉबल बहुत करता था जब भी मैं ऊपर जाता था। तो मैं ऊपर जाता था लेकिन मैं किसी ना किसी तरह पहुंच जाता था और डरता नहीं था। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है और अपना अगर कोई ओपिनियन भी देना है तो पोलाइटली किसी को भी दे दो। जो भी दरमियान में खड़ा हुआ है या जो भी आपको लग रहा है कि ये सही कर रहा है काम या मेन मेन चीज़ ये कर रहा है। अगर वो सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो कोई बात नहीं। आपने अपना सर नहीं मारना या ऐसे नहीं करना कि मेरी सुन क्यों नहीं रहा। सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुनता तो खैर कोई बात नहीं। तो सबसे एंड पे मैं आता था, भारी-भारी प्लैंक मैं एक हाथ से उठाता था और आगे पहुँचा देता था। फिर जीटीओ ने मेरे बारे में ये चीज़ नोटिस की और जीटीओ ना ज़्यादा मेरी तरफ ना अटेंटिव मेरे पास ना मेरी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अच्छा फिर सर हमने पहली जो स्टेज थी वो हमने क्लियर की। जब दूसरी स्टेज की बारी आई तो ये लोग एक जगह ना फँस गए थे। तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि ना हम दूसरा रास्ता भी ना 2 रास्ते थे ना, हम दूसरा रास्ता भी ना अपना सकते हैं। लाइक इधर प्लैंक रख के प्लैंक वापस दें, इधर से प्लैंक लेकर ना हम उधर आगे जा सकते हैं ना। तो कुछ किसी ने सुनी नहीं मेरी बात, तो मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है जो ये लोग प्लान कर रहे हैं इसी पे चलते हैं। तो उसी टाइम ही ना जब मैं ये बात कर रहा था, तो उसी टाइम ही ना उसने जीटीओ ने बोला चेस्ट नंबर 20 यू आर इनबाउंड फॉर 10 सेकंड्स। मैं फ़ौरन से भागा जहाँ पे प्लैंक से लग नहीं रहा था, मैंने वो प्लैंक लगाया। सीढ़ी थी और एक जो स्क्वेयर सा ना एक जगह होती है उधर ना मैंने ना बैलेंस करके ना मैं वापस स्टार्टिंग लाइन पे आ गया। सबसे एंड पे ना तो उसने वो देखी एक चीज़ जो कि मेरी पॉज़िटिव चीज़ गई। वो प्लैंक जा रहे थे, फिर लड़के लाइक आगे जाई जा रहे थे, तो इसी तरह करते-करते ना हमारा उसने ना टाइम ओवर कर दिया। जब हमारा टाइम ओवर किया उसके बाद ऑब्स्टिकल्स की बारी आ गई। ऑब्स्टिकल्स मेरे से 7 हुए थे आउट ऑफ 9 और मेरे से एक मंकी वो हैंगमैन रह गया था, जो आपके मंकी वाला क्लाइंब होती है, वो रह गया था और एक हाई जंप रह गई थी। तो उसके बाद सर हमें घर भेज देते हैं, वो लाइक अपने कमरे में भेज देते हैं। फिर से डे 4 आता है जो डिप्टी डे होता है सबसे पहले डिप्टी का जो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होती है डिप्टी के साथ। हमारा जो सबसे पहले इंग्लिश का जो टॉपिक था वो ये था कि एआई के लिए आगे एआई को आगे फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे एआई के साथ। तो उस पे मेरा जो ग्रुप था वो एआई के प्रोज एंड कॉन्स बताने लग गया था, जो कि बहुत ही मुझे समझ नहीं लग रही थी। क्योंकि वैलिड पॉइंट नहीं था ना, हमने जो भी बात करनी है तो वैलिड करनी है, कोई भी ऑफ द टॉपिक नहीं करनी है। क्योंकि ना जो था ना डिप्टी, वो कह भी रहा था, उन्होंने एक दफ़ा ना रोका था सबको कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हो, आप टॉपिक के रिलेटेड बात करो। तो आपने कोशिश करना इनिशिएटिव लें, अगर कुछ आता है तो किसी को कट नहीं करना,
और ऊँचा नहीं बोलना कि मैं बोल लूँ अपनी बात, और ट्राई करना है कि हेस्टी नहीं होना बिल्कुल भी, और वैलिड पॉइंट्स देने हैं। और अगर जब आपकी बारी आती भी है बोलने की, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड एक दफ़ा बोलना है। फिर जब सारे बोल लेंगे, फिर आपने 10 से 20 सेकंड के लिए फिर दोबारा बोलना है। 2 या 3 दफ़ा आप अपना पॉइंट्स दें और उस दौरान सबको सुनें, बिल्कुल भी पीछे होके नहीं बैठना। सबको सुनें और सबके पॉइंट्स पे गौर करें कि अच्छा इसने ये पॉइंट बोला है। अगर आपका कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तो आप दूसरों के पॉइंट्स को ना मॉडिफ़ाई करने लग जाओ कि इसने क्या पॉइंट बोला, इसने क्या पॉइंट बोला। कि मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ, उसकी बात से डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री करना है तो बहुत पोलाइटली करना है, और बिल्कुल भी हेस्टी नहीं होना। और अगर आपको कोई बोलने नहीं दे रहा है, जैसे मेरे ग्रुप वाले सब मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। मेरी सबसे एंड पे बारी आई आई थी इंग्लिश के टॉपिक में। तो उसमें भी ना मुझे मुझे कट करना पड़ा था, मुझे हेस्टी होना पड़ा था थोड़ा-सा, कि मुझे भी थोड़ा-सा बोलने के लिए टाइम, मतलब कुछ थोड़ा-सा टाइम मिले ना। तो फिर सर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हमारी इंग्लिश की हुई थी, फिर उर्दू के सबसे पहले इंग्लिश की हुई थी, फिर उर्दू की हमारी थी कि दोस्त कैसे आपको, मतलब अपने दोस्तों के ना कैसी क्वालिटीज़ आपको देखनी चाहिए दोस्ती करने से पहले, किसी भी लड़के से ना। तो उस पे भी ऐसे ही हुआ कि आपने इंग्लिश का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना कोई उस दौरान। अच्छा, 10 सेकंड के लिए बोलें, कोशिश करें इनिशिएटिव लें, और 10 से 20 सेकंड के लिए बोलें। फिर जब सारे बोल लें, फिर 10 से 20 सेकंड के लिए बोलें। फिर उसके बाद सर हमें इंटरव्यू के लिए जौहर हॉल वापस ले गए थे। इंटरव्यू के लिए हमें अंदर बुलाया, और आपको एक रूम में बिठा देते हैं, फिर आप उधर बैठते हो, और आपको मेरे 180 बच्चा था सर, और सबसे आखिरी इंटरव्यू मेरा हुआ था, 105 चेस नंबर था मेरा। और सबसे आखिरी इंटरव्यू मेरा हुआ था। मैं अंदर गया हूँ, नॉक नहीं करते बिल्कुल भी, आप अंदर जाते हो, अंदर जाके बैठ जाते हो। अंदर जाके जब मैं बैठा, उससे पहले ना सर मैं वॉशरूम से होकर आया था। मैं भागते हुए गया था, क्योंकि मैं भाग के वापस आया था, तो मेरी साँस बहुत फूली हुई थी, और फ़ौरन से मेरा इंटरव्यू आ गया था। मैं जाके बैठा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट्स न्यू विद यू? मैंने कहा नथिंग मच सर। तो फिर कोशिश करना है, काम रहना है, जल्दी नहीं बोलना, तेज़ नहीं बोलना, ड डरना नहीं है, या फिर आवाज़ आपकी ऐसी शिवर ना कर रही हो। और मोस्टली आपसे बायोडाटा के बारे में सवाल सबसे पहले वो करेंगे। आपसे बायोडाटा के बारे में पूछेगा, अपने बारे में पूछेगा, आपके पेरेंट्स के बारे में पूछेगा, आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा। फिर आपके फ़ादर जो काम करते हैं उसके रिलेटेड आपसे पूछेगा। मेरे फ़ादर आर्मी में, तो उन्होंने मेरे से गन्स के बारे में पूछा था, हेवी मोर्टेड गन्स। मैं उसके एक ही गन के बारे में बोल पाया था, बाकी मैंने सिंपल गन्स जो होती हैं उनके बारे में बोला था, बताया था उनको। मेरे से जनरल नॉलेज के 2 सवाल हुए, 2 से 3 सवाल हुए थे। एक निशाने हैदर का हुआ था कि फर्स्ट निशाने हैदर कौन है? दूसरा सवाल हुआ था कि मोटरवेज़ के बारे में। मुझे याद तो नहीं है कि, लेकिन कराची से हैदराबाद इसकी मोटरवे का नाम बताएँ, और पेशावर से रावलपिंडी इसकी मोटरवे का मुझसे पूछा था। मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे बोल दिया था, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल श्योरली लुक ऑन टू इट आफ्टर दिस इंटरव्यू। मैंने ऐसे बोल के ना, आपने घबराना नहीं है अगर आपको कुछ आता नहीं है, बिल्कुल सिंपल होके बोल दो, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल श्योरली लुक ऑन टू इट, बस। फिर सब मेरे से सवाल हुए थे, बिगेस्ट सिन का हुआ था, बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ लाइफ। फिर मेरे से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था, मैंने बोला था सर नो आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। फिर मुझसे पूछा क्यों नहीं है? मैंने बोला सर मेरा इंटरेक्शन नहीं होता इतना लड़कियों से। कहता अच्छा ठीक है। तो फिर मुझसे पूछा था मास्टरबेट किया है कभी? मैं कहा सर। फिर मेरे से पोर्न के बारे में पूछा था कि लास्ट कब देखी थी? तो मैंने वो बताया। फिर सर एक चीज़ जो मैं सबको टिप देना चाहूँगा, अपने बारे में जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा अपने बारे में आपको पता हो ना, उतना ही बेहतर है। वो आपसे आपके बारे में बहुत कुछ पूछेगा। मेरे बारे में जब उन्होंने एक्स्ट्रा सवाल करने के लिए किए थे ना, तो मेरी गलती थी, मैं नहीं बता पाया था। मैं कुछ एक्स्ट्रा बायोडाटा के अलावा बोल ही नहीं पाया था। ऑब्वियसली मेरी तैयारी नहीं थी, मैं कुछ करके नहीं गया था, मुझे पता नहीं था मैंने बोलना क्या। तो फिर मैंने जब उन्होंने मेरे से मेरे बारे में पूछा ना, तो मैंने कहा सर आई कांट रिकॉल इट एनीथिंग राइट नाउ अबाउट माई सेल्फ। बोला अच्छा ठीक है। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि लड़ाई की है कभी किसी से, फिजिकल फाइट? बड़ा उन्होंने कोई अजीब सा वर्ड्स इस्तेमाल किया था, तो मैंने बोला था सर कैन यू रिपीट इट? तो उन्होंने बोला कि कभी लड़ाई की है किसी से? मैंने बोला नो सर। कहते इतना टेस्टोन लेवल है तुम्हारे पास, और जवान जहान लड़के हो किसी से लड़े नहीं हो? मैंने कहा सर आई डोंट गेट एंग्री इजीली। कहते अच्छा ठीक है। फिर तो उन्होंने मेरे से एसआरटीज़ पूछे थे। एसआरटीज़ थे कि आप डीएचए में गाड़ी चला रहे हो, मैं डीएचए में रहता हूँ ना। तो मुझे कहते हैं आप डीएचए में गाड़ी चला रहे हो, आपने एक बच्चे को हिट कर दिया, तो आप कैसे क्या करोगे? तो मैंने बोला था सर मैं इमीडिएटली उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि उसके पेरेंट्स का या किसी का भी नंबर मुझे उस बच्चे के थ्रू मिल सके ना, अगर वो होश में आ जाए तो। दूसरी जो एसआरटी उन्होंने मुझे दी थी, जिसमें मेरी सबसे बड़ी गलती थी,
वो ये थी कि मैं आई उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप आईएसएसबी जो सेंटर है उसमें अपने फॉर्म भूल गए हो। वो तो फॉर्म उनके पास ऑलरेडी होते हैं, वो मुझे बाहर जाके याद आया। तो मुझे कहते हैं कि आप आईएसएसबी सेंटर में अपने फॉर्म भूल गए हो, तो आप क्या करोगे? तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि सर मैं आईएसएसबी सेंटर कॉल करूँगा कि मेरा फॉर्म मेरी कबर्ड में तो नहीं रह गया। तो कहते हैं वहाँ पे यहाँ पे नहीं है। मैंने बोला सर फिर मैं जो जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं आया हूँ उससे पता करूँगा। तो ये मेरी अटेंटिवनेस नहीं थी उस टाइम। मैंने देखा नहीं, मतलब मैंने सोचा नहीं कि आईएसबी फॉर्म तो ऑलरेडी यहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर एक चीज़ आपने ख़्याल रखना है कि आराम से बोलना है, स्पीड आपकी आराम से हो। मेरे से और मेरे बारे में पूछा था सर, बिगेस्ट फ़ियर पूछा था और अपने पेरेंट्स को कभी प्राउड फ़ील कराया। बाकी इसके बाद उन्होंने मुझे बोला, मेरा आपको 20-25 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, मुझे पता चल गया था मैं जैसे ही इंटरव्यू से बाहर हुआ था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और मुझे पता था कि मेरा वो जो स्टेबिलिटी है ना एक उसमें पर्सनैलिटी में वो नहीं आई थी मेरी, साइकियाट्रिस्ट और डिप्टी को लेकर। मेरे से ये भी पूछा था कि क्योंकि मैं ना जो अपने वो मेरिट्स और डीमेरिट्स थे ना सर, मैं वो नहीं लिख पाया था ना, उधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। तो जो मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स बोल रहा था ना, तो वो इतने ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहे थे। तो वो मेरिट्स के बारे में पूछा था उन्होंने मेरे से और डीमेरिट्स के बारे में पूछा था। फिर मेरे से पूछा था व्हाट्स द लास्ट बुक यू रेड? तो मैंने बोला था कि सर कि मैंने अपनी लास्ट बुक जो पढ़ी है वो है ट्यूसडेज़ विद मौरी और एक बुक का मैंने ज़िक्र भी किया था वैट के अंदर जो कि थी थिंक लाइक अ मंक, जो कि मैंने अभी-अभी खरीदी थी। मैंने कहा था इसे आईसीएसई जाने से पहले ना पढ़ लूँगा, लेकिन मेरी डेट ही आ गई थी तो मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो वो मैंने थिंक लाइक अ मंक ना लिख दी थी उसके ऊपर, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट गया होगा मेरा कि इसने थिंक लाइक अ मंक एवें ही लिख दिया और बोला भी नहीं कि मैंने थिंक लाइक अ मंक पढ़ी हुई है। तो मैंने उनको बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बुक पढ़ी हुई है। तो उन्होंने मेरे से उसके बारे में ना सवाल नहीं पूछा था और फिर सर बस यही सवाल हुआ, फिर उन्होंने मुझे बोला थैंक यू, आप जा सकते हैं, मैं चला गया। तो मुझे पता चल गया था मेरा बिल्कुल भी अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ और फिर उसके बाद कमांड टास्क हुआ था सर। सबसे पहले हाफ ग्रुप रेस हुई थी। हाफ ग्रुप रेस में हमें सर उसके बाद हमारी हाफ ग्रुप रेस हुई थी। उसमें आपको 10 लोगों का जो आपको ग्रुप होता है एक, ग्रुप डी जो है, वो उसको आप वो 2 में डिवाइड कर देते हैं 5-5 में। तो 2 बंदों ने डमी पकड़ी होती है, 2 बंदों ने टायर पकड़ा होता है और 1 बंदा सपोर्ट के लिए होता है। तो 4 ऑब्स्टेकल्स होते हैं टोटल, आपने वो क्रॉस करने होते हैं, वो आपको ऑलरेडी बता देते हैं। आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वो क्रॉस करने के बाद आपको एक जो वो होता है एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क ही होता है, एक छोटा-सा, वो आपने एक और क्रॉस करना होता है, लेकिन वो हमसे क्रॉस नहीं हुआ था। उसके बाद आपको वापस उधर बुला लेते हैं और आपको बोलते हैं कि कमांड टास्क सबसे पहले कौन करना चाहता है? सबने हाथ खड़ा कर लिया था। फिर सबसे पहले हमारा चेस्ट नंबर 17 का हुआ था और इस तरह करते-करते ना सबसे जो थर्ड लास्ट है ना, वो मेरा हुआ था कमांड टास्क। थर्ड लास्ट और यस, थर्ड लास्ट हुआ था। फिर मुझे मेरा जब जो जीटीओ के साथ इंटरव्यू हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ादर के प्रोफ़ेशन के बारे में बताया था पूछा था उन्होंने मेरे से। फिर मुझे कहते हैं कि फ़ादर की यूनिट में क्यों जाना चाहते हो ना? क्या स्पेशल है उसके बारे में? तो फिर मुझसे अपनी मेरी बहनों के बारे में बोल रहे थे कि मेरे ब्रदर इन लॉ भी आर्मी में हैं। वो कह रहे थे कि बहनें क्यों शादी कर रही है ना फ़ौजियों से, फ़ौजियों की लाइफ़ तो इतनी मुश्किल होती है। मैंने उसको बताया था कि हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइक मेरी बहनें चाहती हैं कि वो आगे भी ऐसी ही लाइफ़ गुज़ारें। तो फिर उसके बाद मुझे कहता कि जीटीओ ने जो मुझे बात बोली जिससे मुझे लगा कि जीटीओ मेरे में इंटरेस्टेड है, वो ये थी कि मुझे कहता है कि मेरे पास तो आप चेस नंबर 20 50-50 पर हो, कि आप 50% मेरे पास हो, 50% नहीं हो। बाकी ये कमांड टास्क बताएगा कि आप सेलेक्ट होते हो कि नहीं होते। मैंने बोला सर, फिर मुझे कहता आपको 2 मिनट है, आप ये कर लो ना, प्लान बना लो। मुझे उन्होंने दे दी थी चीज़ें और रूल्स बता दिए थे। प्लान मुझे उस टाइम कोई समझ नहीं आया। पहली-पहली दफ़ा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं लग रहा था कि मैंने यहाँ से किधर से लेके जाऊँ, किस तरह लेके जाऊँ। ऑब्वियसली मैंने तैयारी नहीं की हुई थी इतनी। तो मैं लेकिन ना एक चीज़ जो मैंने अच्छी की थी ना, वो मैं पैनिक नहीं हुआ था बिल्कुल भी। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा ना, आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने आगे क्या करना है, पैनिक ना हो, बिल्कुल भी। वो आपको बहुत पैनिक करने की कोशिश करेगा, वो आपको बोलेगा, "कमांडर आपने आपका प्लान क्या है? आपका कुछ प्लान ही नहीं है आपके पास, तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो।" ऐसे बोलने ही करेगा ना। मेरी बारी में मुझे ऐसे बोल रहे थे, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा था। मुझे उन्होंने इनबाउंड भी किया था 10 सेकंड्स के लिए। मैं जाके ना बिल्कुल मिड में जाके खड़ा हो गया था, जहाँ पे मैं चाह रहा था कि कोई बंदा किसी तरह पहुँच जाए। तो मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ, तो मुझे प्लान समझ लग गई। जब आप मिडल में जाके खड़े होते हो ना, आपको पता चल जाता है आपने कैसे लेके जाना है।
फिर मैंने एक बंदे को जाके ना बिल्कुल एंड पे जाके ना खड़ा कर दिया। मैंने बोला आपने लाइन क्रॉस नहीं करनी अभी, अभी हम बाकियों को पहले लेकर आएँगे। मुझे उसने बोला कि आपने मैक्सिमम 3 बंदे क्रॉस करने हैं, फिर ही आपका कमांड टास्क कंप्लीट होगा। मैंने बोला सर मेरा एक बंदा बिल्कुल लाइन के पास था, मैंने उसे क्रॉस करने के लिए बोला कि आपने नहीं क्रॉस करना। तो मैंने फिर बाकियों को जब मैं बुलाने लगा ना कि मुझे पता चल गया था मेरा प्लान, तो उसने ना काउंटडाउन शुरू कर दिया 10 सेकंड का। पीछे मेरे ना 3 लड़के रहते थे अभी भी, तो वो तीनों आ रहे थे और मैं उनको बुलाने ही कर रहा था, तो उसी दौरान ना काउंटडाउन कर रहा था। मैंने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की, मैंने कहा आराम-आराम से आओ। तो जब आ रहे थे ना, तो उसी टाइम इन्होंने बोला कि आपका कमांड टास्क मतलब टाइम इज़ ओवर फॉर यू। बस फिर सर उसके बाद हमारा बाकियों का कमांड टास्क हुआ था 2 और लड़कों का। उसका कमांड टास्क हुआ, फिर हमें उन्होंने वो दे दी, चिट दे दी जिस पे नम आपने म्यूचुअल रेटिंग करनी होती है। म्यूचुअल रेटिंग में उन्होंने मुझे जो जीटीओ थे उन्होंने मुझे आके थोड़ा-सा पम्प भी करने की कोशिश की थी। मैं लिख रहा था ना जब, तो मुझे किसी के चेस्ट नंबर नहीं नज़र आ रहे थे। तो मुझे कहता है कि ऑलवेज़ स्लो चेस्ट नंबर 20। मैं थोड़ा-सा ना ऐसे सीधा हुआ था। तो फिर सर उसके बाद हमें फिर उन्होंने हमसे वो कार्डबोर्ड वगैरह लिए थे, पेपर वगैरह लिए और फिर हमें अ, उन्होंने भेज दिया वापस कमरों में। और फिर जैसे वो जो डे नंबर 5 जो आखिरी डे होता है, उस दिन आपका कुछ लड़कों का री-कमांड टास्क था, कुछ का री-इंटरव्यू था। मेरा नहीं हुआ था, मुझे पता चल गया था मेरा कुछ भी मतलब जो कमांड टास्क मुझे लग रहा था मेरा अच्छा नहीं हुआ, और इंटरव्यू और साइकियाट्रिस्ट भी मेरा इतना ज़्यादा ना स्टेबल नहीं थे। तो फिर मेरा मुझे पता चल गया था कि मेरा नहीं हुआ, तो फिर हम आ गए थे वापस। तो मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा सबको कि ऑब्स्टिकल्स आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएँ घर से अपने, कहीं से भी अगर आपको कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करके जाएँ पहली बात। दूसरी बात, आपने जो ऑफ़िसर लाइक क्वालिटीज़ जो होती है ना, वो आपने कोशिश करनी है आप उनके बारे में पढ़ो, समझो और उसी के ही रिलेटेड आपने अपने जो साइकियाट्रिस्ट में जो भी कुछ आप लिखते हो ना, उसके रिलेटेड ही सब कुछ लिखना है आपने। और तीसरी चीज़ सर जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अटेंटिव रहना है, काम रहना है, बिल्कुल भी बहुत पेशेंट रहना है। और अगर कोई आपकी नहीं सुनता, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कमांड टास्क में अगर कोई आपको अ, जैसा आप कमांड टास्क किसी और का हो रहा है और आप किसी का अंडर काम कर रहे हो, आप उसको बोलते हो कि सर आई हैव अ सजेशन कमांडर, तो वो आगे से आपको अगर मना कर देता है ना, तो आपने गुस्सा नहीं करना या आपने ऐसे सर नहीं मार देना या आपने लाइक नाराज़गी नहीं शो करनी उधर। मुझे बुरा लगा इसकी बात का। आपने बिल्कुल सीधा रहना है, आपने कहना ओके कमांडर, बिल्कुल सीधा ओके। और बिल्कुल भी अगर कुछ आपके सजेशन लेता है तो वेल एंड गुड है। मेरी बारी में सर उन्होंने मुझे मेरे लिए सजेशंस बंद कर दी थी कि कमांडर के साथ जितने भी हैं वो सजेशंस नहीं देंगे। वो देखना चाह रहा था ऑब्वियसली। अब फिर मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मेरा कमांड टास्क आई डोंट नो अच्छा हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन मैं एक बंदे को मुझे पता चल गया था एक बात एंड में। तो बस बिल्कुल ही काम रहना है, क काम और कलेक्टिव रहना है और अपने बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो, अपने बारे में पता करो और बस हार्ड वर्क ही मैं कहूँगा कि करे बंदा। आईसीएसबी इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। 3 आपके सिलेक्टर्स होंगे, साइक होगा, जीटीओ होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पे आपने काम करना है, ओएलक्यूज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, बाकी आपने परेशान नहीं होना। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है, एससीटी में क्या करना है, स्टोरीज आपने कैसे लिखनी है, एसआरटी ओपीआई, मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे देना है, लेक्चरेट आपने कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें हम आपको तैयार करेंगे। जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको मसला हुआ जिस भी चीज में, आपका काम चेक होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस चीज में मसला है, ये चीज दोबारा से आप कर दें। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जूम ऐप पे क्लास होती है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने चैनल है जी, आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।